हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो देख रहे हैं हम थर्ड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। थर्ड चैप्टर एनईपी सिलेबस फर्स्ट सेम बीकॉम का है, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। उसका आज पूरा इंटायर चैप्टर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे मैं आपको बता के वीडियो स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट देखेंगे हम प्रोडक्ट मीनिंग, प्रोडक्ट का मीनिंग देखेंगे। सेकंड देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड देखेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। फोर्थ देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स। फिफ्थ देखेंगे ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग का मीनिंग्स। सिक्स्थ देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेवन्थ देखेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एट देखेंगे प्राइसिंग मीनिंग। नाइन्थ देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। टेंथ देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। 11th देखेंगे मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्राइसिंग। ये सारा का सारा थर्ड चैप्टर का सिलेबस है। इतना सारा कवर करेंगे हम, इसलिए पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। पूरा थर्ड चैप्टर ही आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रोडक्ट मीनिंग से। फर्स्ट है प्रोडक्ट का मीनिंग देखेंगे हम। इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम मेड अवेलेबल फॉर कंज्यूमर यूज। इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई द डिज़ायर और नीड ऑफ ए कंज्यूमर। मार्केटिंग में प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट या तो फिर सिस्टम जो अवेलेबल रहता है कंज्यूमर की यूज़ के लिए। ये कुछ भी एक ऐसा सामान जो मार्केट को ऑफर किया जाता है कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे ही प्रोडक्ट कहा जाता है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट या तो सिस्टम है जो कंज्यूमर की यूज़ के लिए दिया जाता है, और एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट ऐसा एक सामान जो मार्केट में बेचा जाता है कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ही प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होना, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए ये हो गया प्रोडक्ट का मीनिंग। प्रोडक्ट का एग्जांपल कुछ भी आएगा, जैसे इक्विपमेंट्स, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, कुछ भी आएगा। प्रोडक्ट मतलब जो भी मार्केट में सेल होगा वो सारा प्रोडक्ट ही कहलाएगा। ये होगा प्रोडक्ट का मीनिंग। अब सेकेंड टॉपिक है, मैं आपको इससे पहले बता दूँ, वो मैंने जो प्रोडक्ट का जो मैंने मीनिंग समझाया है, मैंने इसका मीनिंग मेरे पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरीके से मीनिंग समझाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। डिटेल में समझाया हूँ, ये जो मैं सिंपल समझा रहा हूँ वीडियो बड़ा होगा बोल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें जाकर डिटेल वीडियो है, डिटेल मीनिंग है प्रोडक्ट का, आप जाकर देख लीजिए। चलिए सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। चलिए वो ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग से क्या हेल्पफुल है वो देखेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट क्या है? मेन सेंटर है सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। अगर प्रोडक्ट रहा तो ही सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होते। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी आगे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ही नहीं कर सकते। प्रोडक्ट रहा तो ही अब आगे मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो किसकी मार्केटिंग करेंगे? किसकी भी नहीं हो सकती मार्केटिंग। प्रोडक्ट रहा तो मार्केटिंग होगी। सेकंड है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। अब वैसे ही बोला, मार्केटिंग प्लानिंग होती प्रोडक्ट रहने के बाद। प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिमांड देखते ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी। बिना प्रोडक्ट के कोई मार्केटिंग नहीं की जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है सेंटर ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन। अब ये इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर गुड्स खरीदता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, या तो फिर अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी दिल पूरा भर जाना बोल के जो उसकी इच्छा रहती है उससे प्रोडक्ट खरीदता है, या तो फिर अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदता है। और मॉडर्न मार्केटिंग भी यही फॉलो करता है कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाना, वैसे प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स के नीड्स सेटिस्फाई होते हैं और कंजम्पशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट। जैसे एक कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट देने की भी कोशिश करता। अब जैसे एक कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो कितनों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, 100-200 जनों को कितनों को एम्प्लॉयमेंट। बड़ी कंपनी में तो 1000-2000 जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसलिए ये प्रोडक्ट को एम्प्लॉयमेंट देने भी काम आता है और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के भी हेल्पफुल होता। फिफ्थ है कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फैक्शन। अब एक बिजनेस का नीड क्या रहता है कि प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आना। अगर प्रोडक्ट मार्केट में रहा, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुआ तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉफिट कमाना भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है एक कॉम्पिटिटिव वेपन। कंपटीशन के लिए भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मार्केट में
आपके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, एक कंपनी का कॉम्पिटिटर रहता है, इसलिए आप अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा, वैल्यूबल रहेगा, कम रेट में रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिकेगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव वेपन कहलाएगा। ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग। अगर आपको इसके नोट्स के साथ वीडियो चाहिए, मैंने इसका भी वीडियो डिटेल में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका भी आप जाकर देख लीजिए। चलिए, थर्ड है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है। प्रोडक्ट के 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये 4 आएंगे। उसके बाद सेकंड है इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये 3 आएंगे। थर्ड है ड्यूरेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये 2 आएंगे। अब कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर मार्केट में जाकर जो गुड्स खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए, उसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। उसमें फर्स्ट है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंट गुड्स ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर बार बार खरीदता है या तो फिर अचानक से खरीदता है, जो मिनिमम एफर्ट लगाता है अपने गुड्स खरीदने के लिए, उसे कन्वीनियंस गुड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स ले लीजिए, इसमें सोप्स ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। ये सब क्या करते हैं, कंज्यूमर मिनिमम एफर्ट लगाता है और बार बार खरीदता है। न्यूज़पेपर बार बार खरीदता है, सोप क्या है, बार बार खरीदता है, इसलिए बार बार जो गुड्स खरीदा जाता है उसे कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। अब शॉपिंग गुड्स मतलब जो एक कंज्यूमर हर एक मार्केट में जाकर हर एक बार दूसरे दूसरे शॉप देखकर कंपेयर कर कर जो गुड्स खरीदते हैं उसे शॉपिंग गुड्स कहा जाता है। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है क्लोथ्स। क्लोथ्स आप कोई भी कंज्यूमर है, आप एक नहीं तो दूसरे 2 शॉप्स जाकर, 2-3 शॉप जाकर दूसरे दूसरे ब्रांड्स और दूसरे दूसरे क्वालिटी देखकर ही गुड्स खरीदेंगे, इसलिए बेस्ट एग्जांपल इसमें क्लोथ्स का आएगा। थर्ड है स्पेशलिटी गुड्स। ये ऐसे गुड जो एक कंज्यूमर अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाता, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश रहती वो कंज्यूमर्स की गुड खरीदने के लिए, उसे स्पेशलिटी गुड्स कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आएगा लग्जरीज ब्रांड्स के कार, या तो फिर लग्जरी ब्रांड्स के फ़ोन्स, वॉचेस, ये सब स्पेशलिटी गुड्स में आएंगे। इसमें लास्ट है अनसॉर्टेबल गुड्स। अनसॉर्टेबल गुड्स मतलब जो ये कंज्यूमर ये गुड्स खरीदना नहीं चाहता, फिर भी अपनी प्रोडक्शन के लिए ये गुड्स कंज्यूमर खरीदता है। इसमें एग्जांपल आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसमें अनसॉर्टेबल गुड्स में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आदमी कंज्यूमर खरीदना भी नहीं चाहता, फिर भी खरीदता है प्रोडक्शन के लिए। या तो फिर लाइफ फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ भी फायर हुई तो जो यूज़ किया जाता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, वो भी कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता, फिर भी अपनी प्रोडक्शन के लिए खरीदता है। ये थे कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी एंड अनसॉर्टेबल गुड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रीज गुड्स खरीदती है उसे इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है मटेरियल्स। जो भी सामान एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे मटेरियल्स कहा जाता है। मटेरियल्स में आएंगे रॉ मटेरियल्स इधर से उधर से जमा कर जो भी फिर गुड्स बनाने के इस्तेमाल किया जाएगा उसे रॉ मटेरियल्स कहा जाएगा, और वो है मटेरियल्स, उसको मटेरियल कहा जाता है। सेकंड है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स मतलब जो भी लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी खरीदती है उसे कैपिटल आइटम्स कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये क्या है, बहुत ही दिनों तक कंपनी के पास रहते हैं और बहुत ही दिनों तक काम करते हैं, इसलिए जो भी कंपनी एक प्रोडक्ट ऐसे खरीदती है जो ज़्यादा टाइम तक चले उसे कैपिटल आइटम्स कहते हैं। थर्ड है सप्लाइज। सप्लाइज मतलब एक कंपनी जो मटेरियल्स खरीदती है, जो थोड़े टाइम के लिए जो मटेरियल्स खरीदा जाता है कंपनी खरीदती है उसे सप्लाइज कहते हैं। जिसमें एग्जांपल आता है कोल, पेपर, पेन, ये जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो भी यूज़ किया जाता है कंपनी खरीदती है उसे सप्लाइज कहा जाता है। ये था सेकंड मेथड, इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबिलिटी गुड्स प्रोडक्ट। ड्यूरेबिलिटी मतलब टाइम के ड्यूरेबल मतलब टाइमिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया सो प्रोडक्ट्स। जिसमें फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम तक चले, ज़्यादा टाइम तक चले, उसे ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जिसमें एग्जांपल आता है रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो कम टाइम के लिए चले, जो कम टाइम के लिए कंज्यूमर परचेस करता है उसे कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसमें एग्जांपल्स आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। आपको इसके नोट्स के साथ डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। ये होगा थर्ड टॉपिक। अब बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं वो देखते हैं, चलिए।
प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कंपनी। प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? एक प्रोडक्ट जो कंपनी ऑफर करती है। अब प्रोडक्ट मिक्स मतलब जो कंपनी के पास जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी अगर सेल्स को रख दी उसे कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। सारे के सारे प्रोडक्ट जो एक कंपनी ऑफर करती है सेल के लिए उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट मिक्स। एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कहा जाता है। अब जितने सारे के सारे प्रोडक्ट जो एक कंपनी ऑफर करती है सेल्स के लिए उसे कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। आई होप समझ रहे होंगे आप, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसका भी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। फिफ्थ टॉपिक है ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। ब्रांडिंग किसे कहा जाता है, लेबलिंग किसे कहा जाता है और पैकेजिंग किसे कहा जाता है। ब्रांडिंग मतलब ब्रांडिंग इज द मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ नेम, सिंबल और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिफरेंशिएट्स ए प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। ब्रांडिंग एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी को नेम या तो फिर सिंबल या तो फिर डिज़ाइन किया जाता है, या तो प्रोडक्ट को या तो फिर कंपनी को। मतलब ब्रांडिंग एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है जिसमें एक प्रोडक्ट का नेम रखा जाता है, या तो फिर सिंबल रखा जाता है, या तो फिर उसको डिज़ाइन क्यों रखा जाता है? अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसे ही ब्रांडिंग कहा जाता है। ब्रांडिंग मतलब कोसे प्रोडक्ट का नेम, कोसे प्रोडक्ट का नेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आईफोन है, आईफोन का ब्रांड नेम क्या है? आईफोन। उसका सिंबल क्या है? एप्पल का फिर सिंबल है उसका, इसे ही ब्रांड नेम कहा जाता है। ब्रांड नेम मतलब आईफोन हो गया, उसका सिंबल क्या होगा? एप्पल का। डिज़ाइनिंग, जो भी उसके डिज़ाइन अलग अलग शेप्स आते हैं, डिज़ाइन हमें देखते ही मालूम हो जाता है कि ये फ़ोन आईफोन है बोल के डिज़ाइन, इसे ही ब्रांडिंग कहा जाता है। जो अपने कंपनी का या तो फिर प्रोडक्ट का नेम, सिंबल और डिज़ाइन रखा जाता है, उसे ब्रांडिंग कहा जाता है। इसके बाद लेबलिंग। लेबलिंग, ए लेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स पैकेजिंग और द प्रोडक्ट इटसेल्फ, इट आल्सो हैव वार्निंग इन इट। लेबलिंग मतलब जो एक प्रोडक्ट का पैकेज रहता है, पैकेजिंग जो रहता है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो प्रोडक्ट किससे बना, क्या क्या कंटेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, कब तक इसकी वैलिडिटी है, कि इसके वार्निंग्स क्या क्या है, कब ये प्रोडक्ट बना है, कब एक्सपायर होगा, उसके क्वालिटीज़, उसका रेट, ये सारे के सारे जो भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के ऊपर रहते हैं उसे कहते हैं लेबलिंग। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। पैकेजिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट को पैकेज करना या तो फिर क्लोज करना। क्यों? प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के वास्ते, प्रोडक्शन रहने के लिए प्रोडक्ट को क्लोज करना, उसको रैप करना, उसको कंटेनर में डालना या तो फिर रैप करना, उसे ही पैकेजिंग कहा जाता है। पैकेजिंग क्यों करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब तब एक प्रोडक्ट से अगर दूसरे जगह प्रोडक्ट जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी लॉस ना हो बोल के, स्टोरेज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, या तो फिर सेल करते समय अच्छा दिखने के लिए और यूज़ करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग मतलब कोई से प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बन रहा है, अब फॉर एग्जांपल ले लिए प्रोडक्ट, सोप का एग्जांपल ले लिए, सोप के ऊपर कवर आता है ना, उसे पैकेजिंग कहा जाता है। सोप तो अंदर रहता है, उसके ऊपर जो कवर आता है उसके ऊपर, उसको कहते हैं पैकेजिंग। लेबलिंग मतलब जो सोप के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, किससे बना, प्रोडक्ट किससे नहीं, उसे पैकेजिंग कहा जाता है, लेबलिंग कहा जाता है, सॉरी। ब्रांडिंग मतलब जो सोप का नाम है, अब जैसे लक्स हो गया, डेटॉल होगा, उसे ब्रांडिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आया होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको या तो फिर 5 मार्क्स में आएगा या तो 15 या 12 मार्क्स में आएगा। ऑलमोस्ट ऑल ये ज़्यादा 12 मार्क्स में या तो 15 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज एंड फोर्थ है डिक्लाइन स्टेज। ये सारे के सारे स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब, मैं आपको पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मीनिंग बताता हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आता है, मार्केट में प्रोडक्ट आने के बाद वो कैसे सेल होता है, कैसे वो ग्रोथ होता है, कैसे मैच्योरिटी होता है, और कैसे प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाता है, कैसा प्रोडक्ट गिर जाता है, उस सबको कहेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका डिमांड कैसे रहता है, जब थोड़े दिन होते उसके बाद कैसा रहता है, उसके बाद थोड़े दिन हुए उसके बाद कैसा रहता है, उसके बाद कब प्रोडक्ट का डेथ होता, मतलब कब प्रोडक्ट मार्केट से निकल जाता, उससे कहेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट नया नया आता है और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत की जाती है और इसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत किए जाते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं, अपना प्रोडक्ट दूसरों को मालूम होना, कंज्यूमर्स तक अपना प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना बोल के मार्केटिंग, इसमें इस स्टेज में बहुत ही पैसा लगाते हैं मार्केटिंग में। और इसमें इसमें सेल्स क्या होता है, इसमें सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ता, जब थोड़ी 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 सेल बढ़ता है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। सेकंड है ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या रहता है, अपना प्रोडक्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड सेल में प्रोडक्ट बिकने लगता है, सारे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट दिखने को लगता है, सारा मार्केट मैच्योर हो जाता है, मतलब सारे मार्केट में हमारा ही प्रोडक्ट रहता है और हमें इस स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने को लगता है। थर्ड है मेच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, सारे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट फुल रहता है, सारे घरों में भी सारा हमारा प्रोडक्ट मिलने को रहता है, इसलिए जितने भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं उनका भी हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और इसमें कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने को मिलता है। कंपटीशन, अब कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो कंपटीशन ज़रूर आएगा। कंपटीशन आने के बाद हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ता, कम प्राइस रखे तो सेल तो होता है, सेल होता बट कम रेट में होता मैच्योरिटी स्टेज में। फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होता, पूरा हमारा प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो सारा का सारा गिर जाता है, सेल भी नहीं होता इस प्रोडक्ट में। क्यों नहीं होता, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते, कंपटीशन ज़्यादा रहता और कंज्यूमर के बिहेवियर भी चेंज हो जाता कि उन्हें नया प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट गिरता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता। इसमें क्या होता है, सेल और प्रॉफिट पूरा का पूरा गिर जाता है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग जितने भी खर्चा कर रहे थे हम तीनों स्टेजेस में, मार्केटिंग इसमें ज़र्रा भी नहीं करते, मार्केटिंग पूरा इस स्टेज में पूरा ख़त्म कर देते हैं, मार्केटिंग के ऊपर एक पैसा भी नहीं लगाते। यहाँ पर प्रोडक्ट गिर जाता और प्रोडक्ट ऐसे चला जाता, मार्केट में से निकल जाता प्रोडक्ट। ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके नोट्स के साथ वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। अब है सेवन्थ है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये हर बार 12 मार्क्स में तो कंपलसरी पूछता आपको, फिक्स क्वेश्चन समझिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसलिए गौर से सुनिए। सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो बताऊंगा। इसमें देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब आपको अगर एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाना है प्रोडक्ट, तो आपको क्या क्या स्टेजेस लेने हैं, क्या क्या आपको स्टेटस लेना होगा, मतलब क्या क्या आपको आइडियाज़ लेने होंगे, क्या क्या आपको डिसीजंस लेने होंगे, वो सारा का सारा आएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। मार्केट में आप प्रोडक्ट लाने से पहले आपको क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या लेना पड़ता है, वो सब देखेंगे। इसमें 8 स्टेजेस आएंगे, चलिए एक एक से देखते हैं। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको आइडियाज़ लाना कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कंज्यूमर का डिमांड क्या है और किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इसमें आप इंटरनल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या तो फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से भी लेते हैं। मतलब इंटरनल मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को पूछते और आप भी खुद जाके मार्केट में जाकर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिलना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना बोल के एम्प्लॉयज़ से पूछते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आप कंज्यूमर्स को डायरेक्ट जाके पूछते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो आपके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते बोल के आइडिया जनरेट किया जाता है। मतलब इसमें आइडियाज़ निकाले जाते कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सेकेंड है आइडिया स्क्रीनिंग। आप जैसे अब आइडिया जनरेट करें, हम उतने आइडियाज़ लिए थे गए, अब उसमें से देखना है उतने बहुत सारे आइडियाज़ आ गए हमारे पास कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना बोल के। अब बहुत सारे आइडियाज़ के बाद अब हमें ये ढूंढना कि हमें अब इन आइडिया में कौन सा आइडिया हमारा अच्छा है, कौन सा आइडिया हमें प्रॉफिट देगा, कौन सा हमें रिस्क देता है, उसे निकाल देना चाहिए आइडियाज़ को। मगर जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देता और साथ ही साथ कंज्यूमर सेटिस्फाई होता, वो आइडिया को लेके हम आगे बढ़ना चाहिए। अब थर्ड है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग। जब आप एक आइडिया निकाल लिया, हमें ये इस आइडिया पर काम करना है, इस आइडिया को प्रोडक्ट बनाना है बोल के निकाले सेकंड स्टेज में। अब ये आइडिया जाकर कंज्यूमर को पूछना, अगर हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट सेल होगा और आप भी सेटिस्फाई होंगे बोल के ये कंज्यूमर को जाके पूछते हैं स्टेज में। फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब कंज्यूमर को पूछे के बाद अगर कंज्यूमर पूरे हूँ सेटिस्फाई हुए बोले के बाद अब फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, प्राइस कितना रखना प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहना और प्रोडक्ट में कितना मार्केटिंग खर्चा आना, कौन से किस किस को प्रोडक्ट बेचना, ये सारा का सारा इसमें किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। इन सब में डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद डिसीजन लेने के बाद फिफ्थ स्टेज है बिजनेस एनालिसिस। ये सारा का सारा डिसीजन लिए, प्राइस कितना रखना, क्वालिटी कितना रखना, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना, इतना सब करे के बाद जो हमारे गोल्स है, जितना हमें प्रॉफिट कमाना है, उसके साथ बिज़नेस एनालाइज किया जाता है, उसके साथ सेट किया जाता है कि हमें अगर
हम इतना सब करने के बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा या लॉस हो रहा। अगर प्रॉफिट मिल रहा तो प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता, अगर नहीं मिल रहा तो प्रोडक्शन प्रोसेस को यहीं रोक दिया जाता। उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जैसे अगर इसमें हम एनालाइज करें कि हमें प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता। अगर प्रॉफिट मिल रहा तो इसमें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ग्रीन सिग्नल देकर इसमें जो छोटे लेवल में प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, छोटे लेवल में, बड़े लेवल में नहीं करते, छोटे लेवल में प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। सेवन्थ है टेस्ट मार्केटिंग। अब जो छोटे लेवल में जो प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे वो मार्केट को दिया जाता है प्रोडक्ट। मार्केट में चुप थोड़े कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है। अगर वो प्रोडक्ट टेस्ट हो गया और अगर कुछ भी अगर इसमें फॉल्ट हो रहा, मतलब कुछ भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मतलब कुछ भी क्वालिटी इसमें थोड़ा इसमें इम्प्रूव किया जाता है। लास्ट है कमर्शियलाइजेशन। अब जब कंज्यूमर खुश हो गए, कंज्यूमर सेटिस्फाई है, तो कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाता और प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चालू हो जाता। ये था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका डिटेल वीडियो है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कंपलसरी आएगा ये 15 मार्क्स में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्राइसिंग मीनिंग। अब ये हमने अब तक देखा प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट देखा, अब हम देख रहे हैं प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब पहले फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं प्राइसिंग का। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बिफोर इट ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। प्राइसिंग मतलब प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट रहता है मार्केट में देने से पहले ये खोज करना कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना, उस खोज को ही कहा जाता है प्राइसिंग। प्राइस डिटरमाइन करना बिफोर मार्केट, मार्केट में बेचने से पहले, मार्केट में सेल करने से पहले अपना प्रोडक्ट ये पता करना कि इसका प्राइस क्या होता है, उस प्राइस को पता करने को ही प्राइसिंग कहा जाता है। प्राइस मतलब गुड्स का वैल्यू, मनी में गुड्स कितने में बेचना, उसको प्राइस कहते हैं। प्राइसिंग मतलब जो सारा का सारा देखना कि हाँ, देखना कि कैसे प्राइसिंग रखे, कितना प्राइसिंग रखे, उसे ही प्राइसिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा प्राइसिंग का मीनिंग। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए, डिटेल नोट्स के साथ है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग से क्या मदद मिलती है, क्या हेल्पफुल होता है, वो देखते हैं। देखिए मैं आपको 8 बताया हूँ, 15 मार्क्स में 12 मार्क्स में आपको आएगा, तो आप अच्छे से लिखना बोल के। देखिए फर्स्ट है प्राइसिंग इज़ द पिवेट फॉर एन इकोनॉमी। प्राइसिंग क्या मेन सेंटर है कोई भी इकोनॉमी के लिए। सारे के सारे इकोनॉमी की चीज़ें, मतलब जो प्रोडक्शन करते, डिस्ट्रीब्यूशन करते, एक्सचेंज करते, सारा का सारा चलता है प्राइसिंग से ही, मनी से ही सब कुछ चलता है। और प्राइसिंग से ये मालूम होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, और सारा इनडायरेक्टली या तो फिर डायरेक्टली हर चीज़ प्राइसिंग से ही चलती। सेकेंड है प्राइस रेगुलेट्स डिमांड। अगर प्राइस में कुछ भी इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज़ हुआ तो उसका सारा ज़रा इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ डिमांड डिक्रीज़ होता, अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ होगा, इसलिए प्राइस के हिसाब से डिमांड चलता है। थर्ड है प्राइस इज़ द कॉम्पिटिटिव वेपन। प्राइस आजकल क्या है, कंपटीशन के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके पास कॉम्पिटिटर रहा, अगर आप प्राइसिंग का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। अगर आप कॉम्पिटिटर्स हैं, आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और आपको लॉस होगा। इसलिए प्राइस एक कॉम्पिटिटिव वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्राइस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए प्राइस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर करने के लिए, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो कितना नहीं, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा कम प्राइस रखना बोल के नहीं रहता बिजनेस में। आप एक ऐसा प्राइस रखिए जो मार्केट में आपको एक्सेप्ट हो, और मार्केट में सही प्राइस क्या है वो प्राइस रखिए, आपको कंपलसरी प्रॉफिट होगा। यही नहीं कि आप कम प्राइस रखें, प्राइस ऐसा रखिए जो मार्केट में चले। प्राइस इज़ ए डिसीजन इनपुट। सारे का सारा दारोमदार करता है अपने सेलिंग का प्राइसिंग के डिसीजन के ऊपर। अगर आपका प्राइस या तो फिर प्राइसिंग में कुछ भी मिस्टेक्स होगा, आपको बहुत ही लॉस होगा प्रॉफिट में, या तो फिर ग्रोथ में, या तो फिर फ्यूचर में बहुत ही लॉस होगा। इसलिए प्राइसिंग एक मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया है। प्राइसिंग से ही सारे के सारे काम चलते हैं। अगर प्राइस आपका ज़्यादा हो गया, ज़्यादा रख दिया आपने, तो आपका प्रोडक्ट्स कम होगा, सेल होगा। इसलिए प्राइसिंग क्या है, कम प्राइसिंग में बहुत सारा डिसीजन आता है, इसलिए आप देखकर डिसीजन लें। सिक्स्थ है मार्केटिंग कम्युनिकेशन।
अब प्राइसिंग से मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी करने में इस्तेमाल हो जाता है। अब जैसे अगर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अगर कम रेट में दिखा तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर उनको ज़्यादा रेट में मिला तो वो खुला बोल देंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं खरीदेंगे। सेवन्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कम प्राइस में हो, वो उनको क्वालिटी यूटिलिटी कुछ भी नहीं देखते, वो जस्ट सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कम रेट में हो, इसलिए प्राइसिंग वो प्रोडक्ट को भी वैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ क्वालिटी परसेप्शंस। अब एक कंज्यूमर क्या रहते हैं, ज़्यादा कंज्यूमर क्या सोचते हैं, प्राइस के ऊपर देखते क्वालिटी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा रहा प्रोडक्ट का तो समझ जाते हैं कि क्वालिटी भी ज़्यादा होगा और अच्छा प्रोडक्ट होगा। अगर प्राइस कम होगा तो समझ लेते हैं कि क्वालिटी कम होगा, इसलिए प्राइस कम में बेच रहा है। इसलिए एक मार्केटर का काम है कि वो बेस्ट रेट रखें, ना ज़्यादा ना कम, अच्छा रेट रखें जो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल होगा। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। अगर आपको इसके नोट्स के साथ वीडियो चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। चलिए एट्थ है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। कौन से फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने में, एक प्रोडक्ट की प्राइस रखने में अफेक्ट कर रहे हैं, आपको देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स आपको माइंड में रखने होंगे जब आप प्राइस रख रहे हैं एक प्रोडक्ट का, वो देखते हैं। चलिए इसमें देखिए दो फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर मतलब जो कंपनी के अंदर के फैक्टर्स जो एक डिसीजन प्राइस रखने में अफेक्ट करते हैं, उसे इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स जो एक प्राइस रखने में अफेक्ट करते हैं, उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है। फर्स्ट है कॉस्ट। अब फर्स्ट फैक्टर जो आपके माइंड में रखना होगा, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट। आपको कॉस्ट कितना लगा, आपको अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा तो आप प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखें। आप एक ऐसा प्राइस रखना जो आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट दोनों भी निकल जाना उस प्राइसिंग से, उस प्राइस से। कॉस्ट जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है दोनों भी निकल जाना, वैसे आप प्राइस रखना। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स। जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हैं तो आप उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो माइंड में रखकर आप प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा सेल करना है प्रोडक्ट को, ज़्यादा मुझे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में रहना हो, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस कम रखिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होना, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखिए। प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखिए तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थर्ड है इमेज ऑफ द फिल्म। अब कुछ कंपनियां ऐसे रहते हैं जो अपनी जो इमेज है मार्केट में, उस इमेज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, HUL हिंदुस्तान यूनिवर्स लिमिटेड जो कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस ज़्यादा मांग सकती है, क्योंकि उन्हें अपना गुडविल है, उसे जो भी उसका प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वो सोचता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसलिए इमेज के हिसाब से भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी जाती है। लास्ट है प्रमोशनल एक्टिविटी। अब आप प्रोडक्ट बनाएं तो आप तो प्रमोशन की ज़रूरत होगी। अगर आपका प्रमोशन ज़्यादा लग रहा है एक प्रोडक्ट में, तो आप प्रोडक्शन का कॉस्ट निकले जैसा वैसा प्रोडक्ट का प्राइस रखिएगा। आपका प्रोडक्शन ऐसा ना रखें कि आपका प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा बट आप प्राइस कम रख रहे हैं तो आपको लॉस होगा। इसलिए प्रमोशनल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखें। ये थे इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी बाहर के फैक्टर्स जो एक प्राइस रखने में प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स माइंड में रखने होंगे। फर्स्ट है कंपटीशन। आपको ये पता करना होगा कि कंपटीशन मार्केट में कितना है, कौन कॉम्पिटिटर्स है, उनको पता करना होगा। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है एक मार्केट में, तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना होगा, क्योंकि कस्टमर्स को आपको पास बुलाना है, तो प्राइस कम रखे तो आपके पास कस्टमर आते हैं और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। अगर कंपटीशन कम है तो आप प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। सेकंड है कंज्यूमर। ये तो मेन फैक्टर है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे इस टाइम, आप प्राइस रख रहे इस टाइम, जब प्रोडक्ट का आप जब प्राइस रख रहे हैं तो कंज्यूमर्स को देख कर रखें। कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कितना है, कंज्यूमर कितने तक खरीद सकता है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखें। थर्ड है गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपने प्राइस देती है, उस प्राइस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का प्राइस रखना होता है। इसलिए गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखें। फोर्थ है चैनल इंटरमीडिएटरीज। चैनल इंटरमीडिएटरीज मतलब एक प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए वो डायरेक्ट जाके तो गुड्स नहीं खरीदता, बीच में आते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, वो जितने भी आते हैं एजेंट्स, उनको चैनल इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। तो चैनल इंटरमीडिएट्स जितने भी आएंगे बीचों में,
वो उससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाएगा। आप एक फॉर एग्जांपल आप होलसेलर को बेच रहे हैं 10 रुपये में प्रोडक्ट, अब होलसेलर बेचता है रिटेलर को 12 रुपये में प्रोडक्ट, उसके बाद वो रिटेलर 12 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेकर बेचता है 15 रुपीज़ में। ऐसे ही प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ता जाता है। इसलिए सारे फैक्टर्स आपके माइंड में रखते हुए आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखना चाहिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारा 3rd चैप्टर में मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ प्राइसिंग, मतलब कितने तरह के प्राइसिंग रहते हैं, कैसी कैसी प्राइसिंग की जाती है, मेथड्स कितने रहते हैं, स्ट्रैटेजीज। ये प्राइसिंग टॉपिक में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो ये भी आपको या तो 6 मार्क्स में या तो 5 या तो 12 मार्क्स में पूछेगा। बहुत ही एग्जामों में पूछा है। लास्ट ईयर ये पूछा था 15 मार्क्स में क्वेश्चन। चलिए इसके देखिए बहुत ही सारे स्ट्रैटेजीज मेथड्स हैं और मैं आपको मेन 8 स्ट्रैटेजीज लाया हूँ। फर्स्ट है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। इसमें प्राइसिंग कैसे रखी जाती है, कंज्यूमर का डिमांड देखकर प्राइसिंग रखी जाती है। इसमें अगर एक प्रोडक्ट का कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा रखा जाता है, या प्रोडक्ट का प्राइसिंग या तो फिर डिमांड कंज्यूमर का कम है तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी कम रखा जाता है। सेकंड है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मतलब अपने कॉम्पिटिटर को देख के इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा जाता है। कॉम्पिटिटर कितने हैं, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाता है, या तो फिर कॉम्पिटिटर को देखकर ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है कि कॉम्पिटिटर कितने में प्रोडक्ट बेच रहा है, या तो मुझे उससे कम में बेचना चाहिए या तो मुझे उसमें ज़्यादा बेचना चाहिए, या तो फिर उसके जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से बेचना चाहिए। ये था सेकंड मेथड्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। थर्ड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट मतलब अपने प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है उसको देखकर प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा जाता है। कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल्स के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद मार्केटिंग के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, सारा का सारा कॉस्ट निकाल के प्लस उसमें हमें कितना प्रॉफिट चाहिए उसको प्लस करके प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है। फोर्थ है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये इंपॉर्टेंट प्राइसिंग है। देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब एक मार्केटर क्या करता है, एक कंपनी क्या करती है, जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो पहले कम प्राइस रखती है, कम प्राइस रखकर प्राइस को बढ़ाती जाती है, उसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहता है। मतलब जब मार्केट में आते हैं तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं, उसके बाद जैसे डिमांड बढ़ते जाता है वैसे अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जाते हैं। इसका एग्जांपल है जियो। फिफ्थ है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या करती है, जैसे ही मार्केट में आती है वैसे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखती है, ज़्यादा रखते रखते अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस कम करती जाती है। ये स्कीमिंग प्राइसिंग क्यों रखा जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। थर्ड है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब कंज्यूमर्स के माइंड के साथ खेलकर ये प्राइसिंग रखा जाता है। फॉर एग्जांपल 99 प्राइस देखेंगे 99 का, या तो फिर 999। ये क्यों रखा जाता है, ये आप देखिए 1000 जब प्राइसिंग देखेंगे 3 डिजिट तो 4 डिजिट वैल्यू हो जाएगा। 4 डिजिट एक कंज्यूमर का होता है 1000, इतना महंगा प्राइस बोल के समझ लेते हैं, इसलिए वो सिर्फ 1 ही रुपया कम करते हैं। 999 थोड़ा कम दिखता है, इसलिए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हुए तो प्राइसिंग रखा जाता है। सेवन्थ है डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग मतलब एक कंज्यूमर को गुड्स कम रेट में रिड्यूस करके उसका रेट कम करके गुड्स दिया जाता है। सीजन डिस्काउंट्स बहुत ही तरह के आते हैं, जैसे सीजनल डिस्काउंट्स मतलब जैसे दिवाली में जैसे सीजन्स को देखकर डिस्काउंट रखा जाता है, या तो फिर सेल क्लियर्स करने के लिए 1 साल का स्टॉक जो बचा है उसको क्लियर करने के लिए दिसंबर में क्लियरेंस सेल रखा जाता है, उसको डिस्काउंट प्राइसिंग कहा जाता है। 8th है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग मतलब जो एक ही सेम प्रोडक्ट का प्राइस हर एक दूसरे जगहों पर दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है, उसे जियोग्राफिकल प्राइसिंग कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं एप्पल्स का। एप्पल्स जम्मू कश्मीर में बहुत ही सस्ते मिलते हैं और दूसरे स्टेटों में बहुत ही महंगे मिलते हैं। सेम प्रोडक्ट रहता है मगर प्राइसिंग अलग अलग रहती है। ये थे स्ट्रैटेजीज ऑफ प्राइसिंग। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसके साथ इसके नोट्स भी दिया हूँ। नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। ये था हमारा पूरा चैप्टर 3rd चैप्टर प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।